एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB के एक खास सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, यानी हमारे पास दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में मेंशन ज्योग्राफी के वे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन टॉपिक्स पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि DSSB में आपके पास जो सिलेबस होगा उसमें आपने भूगोल के टॉपिक देखे होंगे, ज्योग्राफी के टॉपिक देखे होंगे। इन टॉपिक्स को हम यहाँ लेकर आते हैं, इन टॉपिक्स के हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़े हुए उन फैक्ट को देखते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं या ऐसे फैक्ट्स को, ऐसे कंसेप्ट को पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या ध्यान रखना है, भूगोल, इसमें हम ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसे कवर कर रहे हैं। आपने इससे पहले जो भी वीडियोस देखी होंगी, आपने देखा होगा कि हमने उनमें क्रमशः ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल और इसके अलावा अक्षांशीय रेखाएं, देशांतरी रेखाएं, पृथ्वी की आंतरिक अवस्था, इसमें विभिन्न परतों के बारे में पढ़ा है हमने, किसी स्थान के बारे में, किसी स्थान के समय के बारे में, मानक समय क्या होता है, दिन रात कैसे होती हैं, पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, इनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर रखी है। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और वो वीडियोस आप वहां देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा कई और भी टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं, जैसे पृथ्वी के बारे में ही हमने देखा था कि भू संचलन कैसे होता है, भू संचलन में कौन कौन से बल कार्य करते हैं, जिनमें पटल विरूपणी बल क्या है, आकस्मिक बल क्या है, इनके बारे में भी हमने डिटेल से चर्चा की है। आंतरिक और बहिर्जात बल में क्रमशः हमने डिटेल से इनके अंदर जो जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स पर भी हमने डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, यहाँ बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, हमारा एक चैप्टर हमने पढ़ा था वायुमंडल, वायुमंडल की संरचना के बारे में हमने पढ़ा था, वायुमंडल के संगठन के बारे में हमने पढ़ा था और इस क्रम में हम आगे बढ़े थे और हमने देखा था कि कैसे वायुमंडल का तापन होता है और कैसे यहां शीतलन भी होता है, यानी वायुमंडल के तापन और शीतलन को हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। हमने इसे समझने की कोशिश भी की थी, जिसमें हमने परिचालन चालन के बारे में पढ़ा था, संवहन क्या होता है यह देखा था, और विकिरण की अवस्था क्या है या किसे हम विकिरण कहते हैं, इसे भी हमने डिटेल से समझा था। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में। आप सभी जानते हैं पृथ्वी का अपना एक ऊष्मा बजट है, पृथ्वी का अपना एक ऊर्जा संतुलन है। इसे क्या कहते हैं, ऊष्मा बजट या ऊर्जा संतुलन, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का ही क्या है, एक रूप है ना। तो इसे क्या कहा जाता है, एनर्जी बैलेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, एनर्जी बैलेंस ऑफ द अर्थ। या आप इसे ऊष्मा बजट के रूप में यदि लिखना चाहें तो आप इसे हीट बजट भी कह सकते हैं। इसे बेसिकली ध्यान रखें, लोग हीट बजट ही कहते हैं। ठीक है, और यदि आप ऊर्जा संतुलन के रूप में देखेंगे तो आप लिखेंगे एनर्जी बैलेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये है क्या देखिए, जब हमने पृथ्वी पर ऊर्जा या तापमान के बारे में पढ़ा था तो हमने इसमें चर्चा की थी कि पृथ्वी पर तापमान का जो मुख्य स्रोत है, या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी और वायुमंडल दोनों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है, सन है। ठीक है, और सूर्य से आने वाली जो सौरिक किरणें हैं, सूर्य से आने वाला जो सौरिक विकिरण है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसोलेशन, है ना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसे आपने क्या पढ़ा था, सूर्यातप, और सूर्यातप के बारे में भी हमने डिटेल से चर्चा की है। आप दृष्टि टीचिंग यूट्यूब चैनल में इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, जो ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन या सौरिक विकिरण है, ये कहां पहुंचता है, पृथ्वी के वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी की सतह पर, है ना, पृथ्वी के वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। यानी सूर्य से आने वाली जो हीट है, जो तापमान है, और पृथ्वी पर जो तापमान पहुंच रहा है,
ठीक है। सूर्य से आने वाली जो सौरिक विकिरण है जो कहां पहुंचती है, पृथ्वी के वायुमंडल में या पृथ्वी की सतह पर। इसके अलावा इससे निकलने वाली जो क्या है, दीर्घ तरंगे हैं, निकलने वाली पार्थिव विकिरण है, इनके पूरे संतुलन को ही कहा जाता है पृथ्वी का ऊर्जा बजट या ऊष्मा बजट। तो जब आपसे कोई पूछे कि आखिर ऊष्मा बजट क्या है, बेसिकली बहुत सामान्य शब्दों में यदि हम इसे समझने की कोशिश करें तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट यानी सूर्य से आने वाली जो सौरिक विकिरण है, मान लीजिए सौरिक विकिरण की कुछ खास इकाई है, यह इकाई 100 है, ठीक है। अब इस 100 इकाई में या इस 100 यूनिट में जो एनर्जी या ऊष्मा प्राप्त हो रही है, इसमें पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली लघु तरंगिक रूप में सौरिक विकिरण और पृथ्वी के सतह से वायुमंडल की ओर जाने वाली जो पार्थिव विकिरण है, पार्थिव विकिरण जो कि दीर्घ तरंग के रूप में जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये किस रूप में जाती है, दीर्घ तरंग के रूप में। ये जो यहां से आती है सौरिक विकिरण के रूप में, ये लघु तरंगें होती हैं, ठीक है। लेकिन जो पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की ओर जाती है, ये कौन सी है, ये पार्थिव दीर्घ तरंगिक विकिरण है, या आप इन्हें कह सकते हैं दीर्घ तरंगिक पार्थिव विकिरण, ठीक है। तो यही दरअसल पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली, ठीक है, या प्रवेशी लघु तरंगीय विकिरण और दीर्घकालिक पार्थिव विकिरण, इन दोनों के संतुलन को ही कहा जाता है ऊष्मा बजट, ठीक है। इन दोनों में कैसा संतुलन है, इसे ही कहा जाता है पृथ्वी का ऊष्मा बजट या ऊर्जा संतुलन। तो आपको यहां ध्यान क्या रखना है, यहां आपको बेसिकली दो चीजें ध्यान रखनी है। दो चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहला हम सभी जानते हैं सूर्य से आ रही है एनर्जी पृथ्वी की तरफ, ठीक है, पृथ्वी के बहुस्तरीय गैसीय आवरण यानी वायुमंडल से होते हुए, ठीक है। कहां से आ रही है, सन से, सूर्य से। सूर्य से क्या प्राप्त होता है, पृथ्वी और पृथ्वी के वायुमंडल को सूर्यातप प्राप्त होता है, जिसे हम इंसोलेशन कहते हैं, जिसे सामान्य शब्दों में हम कहेंगे सौरिक विकिरण। और इसे क्या कहा जाता है, प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण, ठीक है, प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण। ऊष्मा बजट को समझने से पहले जरूरी है कि हमें यह पता होना चाहिए कि जो प्रवेशी या लघु तरंगे, प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण क्या है। इसलिए हमने पिछले वाले इस पूरी स्लाइड में से समझने की कोशिश की कि दरअसल ये क्या है ना, प्रवेशी लघु तरंगे सौरिक विकिरण क्या है, जो सूर्य से आने वाला ताप है, ठीक है। और पृथ्वी की सतह से जो वायुमंडल की ओर विकिरण होता है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की सतह से, यहां से जो एनर्जी आ रही है पृथ्वी की सतह से कुछ मात्रा ऊपर की ओर भी जाती है। यह विकिरण क्या होता है, परावर्तित होकर दीर्घ तरंगिक पार्थिव विकिरण के रूप में कहां पहुंचता है, वायुमंडल की ही निचली परतों पर पहुंचता है। मान लीजिए ये गैसों का आवरण है, तो वायुमंडल जो ये फैला हुआ है, इसकी निचली तरंगों पर, इसकी निचली परत पर, या हम कहें निचले वायुमंडल पर जो किरणें यहां से पृथ्वी की सतह से निकलती हैं, उन किरणों को क्या कहा जाता है, दीर्घ तरंगी पार्थिव विकिरण, ठीक है। ध्यान रखना है, इनके लिए आपको शब्द लिखना होगा दीर्घ तरंगी, ठीक है, पार्थिव विकिरण। और ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी की सतह से कहां की ओर जाती है, वायुमंडल की ओर जाती है, ठीक है। तो ये तो था जो हमने समझने की कोशिश की सामान्य शब्दों में कि आपको इन्हें क्या कहना है, ठीक है। अब ये कहां की ओर जा रही है, पृथ्वी की सतह से बाहर की ओर जा रही है, तो इसे क्या कहेंगे, बहिर्गामी, बहिर्गामी, बाहर की ओर जा रही है, पृथ्वी की सतह से बाहर की ओर वायुमंडल की ओर प्रवेश कर रही है, या पृथ्वी की सतह से बाहर की ओर जाने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, बहिर्गामी दीर्घ तरंगी या दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। जैसे आपने बहिर्गामी लगाया तो आप यहां क्या लिखेंगे, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण, ठीक है।
तो इनके सबसे पहले नाम जानना जरूरी था, इसलिए हमने इसे समझने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं हीट बजट के बारे में या ऊष्मा बजट के बारे में कि ये क्या है। जब ऊष्मा बजट के बारे में बात करेंगे तो हम सामान्य शब्दों में इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे? मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है और पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली जो हीट है, जो ऊष्मा है, पृथ्वी को ध्यान रखिए, यदि हम पृथ्वी को क्षैतिज रूप से प्राप्त होने वाली ऊष्मा की बात करें, पृथ्वी के पूरे क्षैतिज रूप से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उसे भूमंडलीय ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी को क्षैतिज रूप में ऊष्मा प्राप्त हुई वह क्या है? भूमंडलीय ऊष्मा। ठीक, जब हीट बजट की बात की जाएगी तो सूर्य से हमें जो हीट मिल रही है, सूर्य से जो सौरिक विकिरण या प्रवेशी लघुतरंगे सौरिक विकिरण है, मान लीजिए कि इनकी मात्रा 100 है या यह मान लीजिए 100% है। ठीक है, सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है, जो ताप है, जो ऊष्मा है, मान लीजिए वह कितनी है? 100% है। सकल प्रवेशी लघु तरंगे सौरिक विकिरण मान लेते हैं कि 100% है और ये तरंगे प्रवेश कर रही हैं कहां? पृथ्वी के वायुमंडल में। जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, यहां से इन तरंगों का, जैसे हम थोड़ा सा दूसरे वाले उसमें बनाते हैं, ठीक है, अर्थ यहां पर होगा सन। ठीक है, इससे आने वाली सौरिक विकिरण है ये लघु तरंगे सौरिक विकिरण। ठीक है, मान लीजिए इसकी इकाई क्या है? 100%। हमारी पृथ्वी को जो एनर्जी, जो सूर्य से आने वाली सकल ऊष्मा है, उसकी मात्रा क्या है? 100%। ये पृथ्वी के वायुमंडल से प्रवेश होते हुए जाती है पृथ्वी की सतह पर, है ना? कहां से होके जाएंगी? पृथ्वी की वायुमंडल से। इस 100 में से ये आपको ध्यान रखना है कि जो 100% एनर्जी सूर्य की तरफ से हमारी पृथ्वी की सतह की ओर आ रही है, यह वायुमंडल से होते हुए जाएगी। तो वायुमंडल की बिल्कुल शुरुआती परत में ही लगभग 35% हिस्सा इसका क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब किससे परावर्तित होगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं। इस 35% हिस्से में ध्यान रखें, ये 35% हिस्सा जो क्या हुआ? परावर्तित हुआ। यहां प्रकीर्णन होता है किसका? धूल कणों के माध्यम से। धूल कणों के माध्यम से क्या होगा? प्रकीर्णन। इसके अलावा किसके माध्यम से? बादलों की जो मात्रा ऊपर वाले हिस्से में होगी, बादलों के माध्यम से भी इसका क्या होगा? परावर्तन हो जाएगा या ये क्या हो जाएगी? प्रकीर्णित हो जाएगी। तो और किसके माध्यम से हुआ? बादलों के माध्यम से। बादलों के माध्यम से। ठीक है, और तीसरा होगा, जो तीसरा रीजन होगा इसमें ध्यान रखिएगा, प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन आपने शब्द सुना होगा। देखिए, जो पृथ्वी की सतह है उसमें हिमाच्छादित क्षेत्र है। इस हिमाच्छादित क्षेत्रों से जो व्हाइट कलर की परतें बिछी हुई है, इसके माध्यम से भी सूर्यातप का परावर्तन होता है। ठीक है, खासकर प्रत्यावर्तन शब्द ध्यान रखें। तो कितना? 2% इसमें प्रत्यावर्तन हो गया। धूल कणों का जो प्रकीर्णन होगा उसका परसेंट यहां ध्यान रखिएगा, लगभग 6% है। ठीक है, लगभग 6%। और शेष यानी बादलों के माध्यम से जो ये हिस्सा परावर्तित होता है वह लगभग 27% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लगभग 27। तो जो 35% पलट कर गया, ठीक है, ये कहां पर है? ये 35% इन 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब शेष देखिए, जैसे ही 100 में से 35% या 35 हिस्सा हटता है तो कितना बचता है? 65। अब ये 65% प्रवेश कर रहा है पृथ्वी के वायुमंडल से और वायुमंडल लगभग 14% क्या कर लेता है? यहां अवशोषित कर लेता है। अब वायुमंडल में कहां पर अवशोषण होता है? तो वायुमंडल की वे परतें जो ऑक्सीजन से बनी हुई हैं, ओजोन से बनी हुई है, इन परतों में लगभग इस ऊर्जा का 65% ऊर्जा में से 14% ऊर्जा का क्या हो गया? अवशोषण हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कितना प्रतिशत बचा? हमारे पास बचा 51%। और ये जो 51% ऊष्मा है वे कहां पहुंचती है? पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पर, यानी बेसिकली जो पूरा सौरिक विकिरण यानी सकल सौरिक विकिरण का मान लीजिए ये मात्रा, सकल सौरिक विकिरण की मात्रा कितनी है?
100% है। इस 100% में से 35% पहले ही परावर्तित हो जाती है प्रत्यावर्तन के द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा और बादलों के माध्यम से। ठीक है, 35%। 65% में से 14% कौन अवशोषित कर लेता है? वायुमंडल की परतें, जहां ऑक्सीजन और ओजोन गैसें आदि हैं, ये 14% अवशोषित कर लेती हैं। बचता है 51%, यानी पृथ्वी की सतह पर पहुंचते पहुंचते जो सूर्य का ताप है या इसका हिस्सा है लगभग 51% बचता है। तो 51% कहां प्राप्त होता है? पृथ्वी की सतह पर 51% हिस्सा प्राप्त होता है। ये तो हमने बात की किसके बारे में? जो हमें सूर्य से जो किरणें जा रही हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। ठीक है, इसके बाद अब इसका फिर से डिवाइडेशन होता है, वो कैसा होगा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने देखा पृथ्वी के उस हिस्से की बात जहां पर सौर किरणें प्रवेश करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, जिसमें ध्यान रखिए 51% हिस्सा पृथ्वी की सतह पर क्या हो गया? सौर किरणों का पहुंच गया। अब इस 51% में ध्यान रखें, 51% में एक हिस्सा है जो पृथ्वी के बहिर्गामी, दीर्घकालिक बहिर्गामी जो तरंगों की हम बात कर रहे थे, दीर्घकालिक या कहें बहिर्गामी दीर्घ तरंगे, और ये किस रूप में है? पार्थिव विकिरण के रूप में। बहिर्गामी दीर्घ तरंगे पार्थिव विकिरण के रूप में इस 51% में से कितना प्रतिशत लेके जाती है? लगभग 23%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 51% में से 23% बहिर्गामी दीर्घकालिक तरंगे पार्थिव विकिरण के रूप में कहां से? पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की ओर जाती है। ठीक है, यानी पृथ्वी की वायुमंडल में जो सबसे निचली परत है या वायुमंडल का जो निचला हिस्सा है, वह किसकी वजह से गर्म होता है? वह गर्म होता है पार्थिव विकिरण की वजह से। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण, इसकी वजह से वायुमंडल का निचला हिस्सा गर्म होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 51% में से लगभग 23% कहां की ओर जाता है? पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की ओर दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के रूप में वायुमंडल की ओर जाता है, जिसमें से लगभग ध्यान रखिएगा 6% हिस्सा वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। 6% हिस्सा वायुमंडल अवशोषित कर लेता है और शेष बचा हुआ हिस्सा वह क्या होता है? शून्य में चला जाता है। शेष बचा हुआ हिस्सा क्या हो गया? शून्य में चला गया। ठीक है, ये तो 23% की कहानी हुई। ठीक है, अब यहां कितना परसेंट बचता है? 28। 23% क्या हुआ? पार्थिव विकिरण के रूप में चला गया। अब बचता है यहां 28%। अब इस 28% में भी जो पृथ्वी की सतह में 28% एनर्जी या ऊर्जा बची हुई है अभी पार्थिव विकिरण के बाद। ठीक है, 51 में आप 23 घटाएंगे तो कितनी परसेंट बचेगी? 28%। यह जो 28% एनर्जी बची हुई है, इसमें से कुछ हिस्सा पृथ्वी की सतह पर जो वाष्पीकरण होता है और संघनन होता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में जब पृथ्वी की सतह में जो जल है, जल में जब बहुत अधिक ताप या हीट मिलती है, तो जो पृथ्वी की सतह से जो ताप और हीट मिलती है, उसमें जल का क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। तो जल के वाष्पीकरण के माध्यम से वाष्पीकृत जल ऊपर जाकर क्या होता है? संघनित होता है। बादलों का निर्माण उसी के माध्यम से होता है। तो ये जो 28% हिस्सा हमारे पास बचा 51 में से, उसमें से ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा। पहला हिस्सा होगा किसका? हम सब जानते हैं, पहला हिस्सा होगा वाष्पीकरण प्लस संघनन का। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण के माध्यम से भी एनर्जी क्या होती है? लगती है वाष्पीकरण में, है ना। वाष्पीकरण क्यों होगा? जब ताप प्राप्त होगी तो जल क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होगी आर्द्रता और नमी के रूप में ऊपर जल वाष्पीकृत होगा। ठीक है, तो लगभग जब भी आप बात करें वाष्पीकरण की, संघनन की, तो इसमें लगभग 19% ऊर्जा खर्च होती है। 28 में से लगभग 19% एनर्जी कहां खर्च होती है? जो जल का वाष्पीकरण होता है पृथ्वी की सतह पर, या आप देखें पूरी पृथ्वी में ही हम बात करें तो जल के वाष्पीकरण में या इसके संघनन में जो एनर्जी खर्च होती है वह लगभग 19% होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो एनर्जी बचती है वह संवहन ऊर्जा के रूप में, विक्षोभ के रूप में खर्च होती है। ठीक है, इस बात को आपको क्या रखना है?
ध्यान रखना है। ठीक है, तो एनर्जी कुछ इस तरीके से डिवाइड होती है और यही पूरा प्रतिशत यानी एनर्जी का यही जो संतुलन है, यह मान लीजिए यहां पर जितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, कितना प्रतिशत वापस खर्च हुआ, इसी को कह दिया जाता है, इसी के संतुलन को कह दिया जाता है ऊष्मा बजट या आपने देखा हीट बजट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझने की कोशिश की हीट बजट क्या है, ऊष्मा बजट क्या है और ये कैसे अलग अलग हैं, इनकी इकाइयां भी कैसे अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की किसके बारे में, संवहन जो धाराएं हैं लगभग 9%। तो ये अब आपका ये हिस्सा 28 हो जाएगा। ठीक है, 19 + 9 28%, जो शेष बचा 23% पार्थिव विकिरण के रूप में गया था यह। तो आप देखिए ये हिस्सा क्या हो गया, 23 और 28 51। तो पूरा 100% हिस्सा कैसे सौरिक विकिरण के रूप में पहले आता है, कैसे अवशोषण होता है, कितने हिस्से का परावर्तन होता है, प्रत्यावर्तन होता है, बादलों के माध्यम से, धूल कणों के माध्यम से, हिमाच्छादित क्षेत्रों के माध्यम से। ठीक है, 35% ये हिस्सा हो गया, 14% का अवशोषण हो गया वायुमंडल की परतों के माध्यम से। शेष कितना, अब 65 में से 14 गया, 51% पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, जिसमें से 23% पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों की ओर जाता है दीर्घकालिक पार्थिव विकिरणों के रूप में, दीर्घ तरंगिक पार्थिव विकिरणों के रूप में, और किस तरीके से ये आगे जाकर 6% वायुमंडल में अवशोषित होता है, से 17% हमने देखा शून्य में चला गया। इसका मतलब ये समझिए कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है अभी जो कहां पर है, वायुमंडल में है। वायुमंडल के जब बहुत बड़े या विशेष हिस्से की हम बात करें तो उसमें क्या क्या कैलकुलेट होगा, एक तो यह 14% कैलकुलेट होता है जो वायुमंडल में रहता है। इसके अलावा यह 6% भी अवशोषित हो जाता है वायुमंडल के द्वारा, तो वह भी इसमें कैलकुलेट होगा। आपने देखा 14 6 हो गया 20। ठीक है, इसके अलावा जो आपने वाष्पीकरण संघनन की क्रिया देखी, यह भी वायुमंडल के भीतर ही होती है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, सतह के ठीक ऊपर वायुमंडल में, यानी 19% + 9। ठीक है, ये जो 28% एनर्जी है यह भी कहां होगी, वायुमंडल में होगी। आप टोटल देखिए वायुमंडल में कितनी एनर्जी है, लगभग 48% ऊर्जा कहां पर है, वायुमंडल में है। ठीक है, तो आप देखिए कि किस किस तरीके से एनर्जी यहां डिवाइड है, ऊष्मा यहां डिवाइड है, और यही कहलाता है दरअसल ऊष्मा बजट, कि कैसे कितनी ऊष्मा आती है, कहां कहां कितना बजट पृथ्वी में इसका खर्च होता है। ठीक है, तो यही थी हीट बजट, यही है ऊर्जा संतुलन, और यही है दरअसल जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, कि कहां कहां पर कितनी एनर्जी पृथ्वी में खर्च होती है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए। शुक्रिया।